नमस्कार। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए हिमेटोलॉजी के बारे में, हिमेटो ऑन्कोलॉजी में हम विशाखापट्टनम में क्या करता है, कौन सा तरफ ट्रीटमेंट इधर करता है, एक बार डिस्कस करता है पूरा। तो हम विशाखापट्टनम में 2018 से इधर हिमेटोलॉजी सर्विसेज शुरू किया। So we started in 2018, somewhere mid of the 2018. Previous to that, actually, this type of hematological cases, I mean, any blood cancer or serious aplastic anemia, thalassemia, sickle cell anemia, इस बीमारी से सफ़र होने के लोग, उड़ीसा लोग, वेस्ट बंगाल का लोग, एंड हमारा छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश लोग, दे यूज टू गो टू सीएमसी वेल्लूर, टाटा बॉम्बे। सो दूर प्रांतों के जाने के प्रीवियस टू द 2018 दूर दूर प्रांतों का ट्रीटमेंट के लिए जाना जरूरी है। सो 2018 में विशाखापट्टनम में हम हेमाटोलॉजी यूनिट शुरू किया। सो वो यूनिट में ब्लड कैंसर्स, नॉन ब्लड कैंसर्स, आई मीन सिंपल बात करना, मैलिग्नेंट एंड नॉन मैलिग्नेंट कंडीशंस, कैंसरस एंड नॉन कैंसरस कंडीशंस ऑफ ब्लड, आई मीन ब्लड रिलेटेड डिजॉर्डर्स। सो कैंसर्स में कौन सा बीमारी आता है, ब्लड रिलेटेड कैंसर्स कौन सा तरफ आता है। तो ब्लड कैंसर्स ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिवाइड करता है। एक ही है ल्यूकीमिया, और एक है लिम्फोमा, और एक है माइलोमा। ये 3 तरफ डिवाइड करता है। रिमेनिंग छोटा छोटा बीमारी है, बट इम्पॉर्टेंट ये तीनों में अंदर आता है। सो ल्यूकीमिया और एक बार डिवाइड करता है 2 तरफ है। एक ही है क्रॉनिक ल्यूकीमिया और एक है एक्यूट ल्यूकीमिया। सो फर्स्ट ल्यूकीमिया के बारे में बात करता है। सो ल्यूकीमिया इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 टाइप्स ऑफ डिसीजेस। वन इज क्रॉनिक ल्यूकीमिया एंड अनदर वन इज एक्यूट ल्यूकीमिया। क्रॉनिक ल्यूकीमिया थोड़ा अच्छा बीमारी है, अच्छा बीमारी मतलब एक्यूट ल्यूकीमिया से कंपेयर करने तो क्रॉनिक ल्यूकीमिया थोड़ा बेटर रिस्पॉन्सेस आता है, बेटर सर्वाइवल आता है। एक्यूट ल्यूकीमिया बहुत सीरियस बीमारी है। एक्यूट ल्यूकीमिया क्या होता है, 1-2 महीने में बीमारी सीवियर होता है, सिम्टम्स आता है एंड लाइफ रिस्क होने का चांसेस 1-2 महीने में शुरू होता है। बट क्रॉनिक ल्यूकीमिया में क्या होता है, क्रॉनिक ल्यूकीमिया में ये सालों तक ये बीमारी शुरू होता है। 3-4 सालों के बाद बॉडी में शुरू होने के बाद 3-4 सालों के बाद पेशेंट को मालूम होता है कुछ अंदर गड़बड़ा होता। सो हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल जाने तो सीबीसी में डिफरेंस होता है, वो बीमारी पकड़ता है। सो ऐसा होता है क्रॉनिक ल्यूकीमिया में। सो क्रॉनिक ल्यूकीमिया थोड़ा अच्छा बीमारी है, तो स्लो ग्रोइंग बीमारी है। एक्यूट ल्यूकीमिया है थोड़ा सीरियस बीमारी है, जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करना जरूरी होता है। सो एक्यूट ल्यूकीमिया में कौन सा तरफ बीमारी रहता है। एक्यूट ल्यूकीमिया में अभी ऑलमोस्ट आई मीन मोस्ट कॉमनली वी सी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ALL बोलता है। ये ALL बच्चों में ज़्यादा आता है, मतलब चाइल्डहुड कैंसर्स में ALL मोस्ट कॉमन कैंसर है, दैट इज एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। AML नाम के और एक ल्यूकीमिया है, एक्यूट ल्यूकीमिया, दैट इज एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया। ये एल्डरली लोगों में आता है, मतलब 30-40 सालों के बाद ये कॉमनली आता है। बट एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ALL बड़ा लोगों में आता है, मतलब एल्डरली लोगों में भी आता है। AML छोटा बच्चों में भी आता है, बट रेयरली मतलब थोड़ा कम परसेंटेज में आता है। ALL एंड AML नाम के 2 तरफ एक्यूट ल्यूकीमिया है। ALL छोटा बच्चों में ज़्यादा आता है, AML एल्डरली लोगों में ज़्यादा है। पहले ALL के लिए डिस्कस करते हैं। ALL में क्या होता है, चाइल्डहुड में ये 1 साल लोग में मैं देख लिया, 6 महीनों लोगों में भी ALL आने का चांसेस रहता है। सो ALL में क्या होता है, बोन मैरो में कंप्लीट कैंसर सेल्स बढ़ाता है। आई मीन बोन मैरो इज फुल्ली रिप्लेस्ड बाय कैंसर सेल्स। सो हमको बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स तैयारी होता है, वाइट ब्लड सेल्स तैयारी होता है, प्लेटलेट्स तैयारी होता है। ये कैंसर सेल्स बढ़ने के बाद नॉर्मल सेल्स तैयारी सप्रेस होता है। सो क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है ये लोगों में, वाइट ब्लड सेल्स बढ़ता है थोड़ा लोगों में, वाइट ब्लड सेल्स कम होता है कुछ लोगों में, प्लेटलेट्स पूरा गिरता है। सो ये बच्चों कैसा आता है, कंटिन्यूस फीवर से आता है, वीक्स,
I mean, 2 to 3 weeks they will have continuous fever. They will meet the local pediatrician. पीडियाट्रिशियन के बाद जाता है, एंटीबायोटिक देता है, कुछ कंट्रोल नहीं होता है. सो टेस्ट करने तो प्लेटलेट में, हीमोग्लोबिन में, वाइट ब्लड सेल्स में डिफरेंस दिखता है. सो पहले वो लोगों में बुखार, लॉन्ग स्टैंडिंग परसिस्टेंट बुखार आता है. बाद में ब्लीडिंग होने का चांसेस है. मतलब स्किन में छोटा छोटा रेड स्पॉट्स आता है, ब्लैक स्पॉट्स आता है, इतना बड़ा बड़ा वाला इकामोटो की पैचेस भी आता है. थोड़ा लोगों में ब्लीडिंग आता है, गम से ब्लीडिंग आता है. ब्रश करने तो गम से ब्लीडिंग आता है, नोंग से ब्लीडिंग आता है, एंड यूरिन मोशन में भी ब्लीडिंग आने के चांसेस है. सो एक ही है बुखार है और एक ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस ये लोगों में रहता है. तो नेक्स्ट हीमोग्लोबिन ड्रॉप होने तो वो लोगों में सांस लेने में तकलीफ आता है, बहुत वीकनेस ज़्यादा होता है, एंड पैरों में पुल होता है, पीडल एडिमा बोलता है, दोनों फुट में स्वेलिंग्स आता है. सो ऐसा ये सिम्टम्स के साथ सीबीसी नाम की एक ब्लड टेस्ट करने तो वो लोगों में प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन में डिफरेंस आने तो पीडियाट्रिशियन वो पेशेंट्स का हिमेटोलॉजिस्ट का रेफरल करता है. हिमेटोलॉजिस्ट क्या करता है, बोन मैरो करता है. बोन मैरो में कैंसर है नहीं है कंफर्म होता है. बोन मैरो में एक बार कैंसर, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और एएमएल, एएलएल और एएमएल रहने तो मॉलिकुलर टेस्ट करना, मतलब जेनेटिक टेस्ट करना है. ये जेनेटिक टेस्ट करने तो ये बीमारी में एएलएल में वो हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है. एएमएल में कैसा है, हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है. रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन हमको मालूम होता है. सो ऐसा रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन मालूम होना है तो कौन सा ट्रीटमेंट करना, ओनली कीमोथेरेपी देना और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना, ऐसा हमको समझ होता है ये एएलएल के बारे में. सो एएमएल में भी सिमिलर कंप्लेंट्स आता है. मैं क्या क्या अभी बोल दिया लास्ट 1-2 मिनट में, वो सिमिलर सिम्टम्स आता है. हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता है, वाइट ब्लड सेल्स में तैड़ा आता है, एंड प्लेटलेट्स गिरता है, सांस लेने में तकलीफ आता है, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस आता है, बुखार आता है. सिमिलर सिम्टम्स, नो चेंजेस इन द सिम्टम्स. सो बट बोन मैरो करने तो बोन मैरो में हमको समझ होता है एएमएल नाम की और एक बीमारी समझ होता है. सो ऐसा डिफ्रेंशिएट करना क्यों, ल्यूकीमिया, एक्यूट ल्यूकीमिया दोनों सेम है ना? नो, बट ये डिफ्रेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ट्रीटमेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट इन एएलएल एंड ट्रीटमेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन एएमएल. सो एएमएल में सेपरेट ट्रीटमेंट करता है, एएलएल में सेपरेट ट्रीटमेंट करता है. एएमएल में और एक तरफ बीमारी है, वो नाम है एपीएमएल बोलता है, एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया. ये एपीएमएल का ट्रीटमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट होता है. सो ऐसा एक्यूट ल्यूकीमिया के साथ हमको पेशेंट थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में आता है, उनको मैनेज करना, लाइफ सेव करना, ट्रीटमेंट शुरू करना, कीमोथेरेपी देना, बाद में उनका बीमारी कम होने का 1-2 महीना होता है. एंड व्हेन कम्स टू क्रॉनिक ल्यूकीमिया, और एक ल्यूकीमिया में क्या होता है, क्रॉनिक ल्यूकीमिया में डिफरेंट टाइप्स है. क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया है, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है, सम टाइप्स ऑफ माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म्स रहता है. ये सालों तक छोटा वेरी लो लेवल में बीमारी शुरू होता है. ये स्लोली, वेरी स्लोली सालों तक, ईयर्स टुगेदर ग्रो होता है. सो ये ग्रो होने के बाद, ये पूरा बॉडी में ग्रो होने के बाद सिम्टम्स शुरू होता है. कौन सा सिम्टम्स आता है, स्लो फीवर आता है, मतलब लो ग्रेड फीवर, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर बोलता है. थोड़े लोगों में खाने का मन नहीं आता है, वेट, वजन कम होने का चांसेस होता है. एंड थोड़े लोगों में गड्ढा शुरू होता है, इधर नेक में, एक्जिला में, ग्रॉइन में. लिम्फेडेनोपैथी नाम के एक तरफ गड्ढा आने का चांसेस है. एंड थोड़ा लोग में सीएमएल तरफ लोगों में इधर स्प्लीन, हमको स्प्लीन रहता है, स्प्लीन नाम के एक ऑर्गन रहता है लेफ्ट साइड एब्डोमेन में, वो बड़ा होता है, वो नाम है स्प्लीनोमेगाली. समटाइम्स लिवर एनलार्ज होता है, हेप्टोमेगाली. ऐसा सिम्टम्स आने तो सीबीसी टेस्ट करने तो वो लोगों में वाइट ब्लड सेल्स में थोड़ा खराब होता है, हीमोग्लोबिन प्लेटलेट्स में समटाइम्स छोटा चेंजेस आता है. टेस्ट करने तो क्रॉनिक ल्यूकीमिया है नहीं है हमको समझ होता है. सो डिफरेंट क्रॉनिक ल्यूकीमिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट करता है. मतलब सीएमएल नाम के, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, सीएमएल नाम की एक बीमारी में अच्छा ट्रीटमेंट है. मतलब सिंपली, मतलब ए मार्वलस, मतलब वंडरफुल ट्रीटमेंट है. TKI, थायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स नाम के टैबलेट देता है. डेली एक टैबलेट लेने तो उनका CML कंट्रोल में रहता है. क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, CLL नाम के बीमारी में
थोड़ा लोग में इंजेक्शंस देता है, थोड़ा लोग में टैबलेट के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। एंड माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म्स में छोटा छोटा टैबलेट से कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये डिफरेंस देख लो, क्रॉनिक ल्यूकीमियास माइल्ड रहता है, सालों में स्लोली ग्रो होता है, ट्रीटमेंट भी थोड़ा कम है। बट एक्यूट ल्यूकीमिया फास्ट ग्रोइंग है, लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है। सो ये बीमारी में थोड़ा हाई डोज कीमोथेरेपी देना, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना ऐसा जरूरी रहता है। ये ल्यूकीमिया के बारे में। सो नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट लिम्फोमा। लिम्फोमा मतलब और एक तरफ ब्लड कैंसर है। लिम्फोमा क्या होता है, लोगों को हम पूरा मनुष्यों को छोटा छोटा लिम्फ नोड्स इधर रहता है, नेक में रहता है, चेस्ट में रहता है, एब्डोमेन में रहता है, ग्रोइन एरिया में रहता है। सो पूरा बॉडी में छोटा छोटा लिम्फ नोड्स रहता है। वो काम क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम को थोड़ा स्टेबल करना, और एक है इम्यून सिस्टम मेंटेन करना। लिम्फ नोड्स का काम क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम मेंटेन करता है एंड लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक फ्लूइड मेंटेन करता है। ये लिम्फ नोड्स में थोड़ा कैंसर शुरू होने तो वो नाम है लिम्फोमा। सो लिम्फ नोड्स में शुरू होने का कैंसर लिम्फोमा है। बट इनडायरेक्टली ये और एक तरफ बोन मैरो कैंसर्स का अंदर आता है। सो बोन मैरो में कैंसर तैयारी होता है, लिम्फ नोड्स में जाता है, लिम्फोमा तरफ वो तैयारी होता है। सो लिम्फोमा में क्या होता है, ल्यूकीमिया तरफ सीबीसी में इतना खराब नहीं होता है, ब्लीडिंग होने का चांसेस कम है। बट क्या होता है, गड्ढा तरफ तैयारी होता है, नेक्स्ट में थोड़ा थोड़ा गड्ढा, वो लिम्फ नोड्स एनलार्ज होता है, छोटा लिम्फ नोड्स इतना बड़ा बड़ा वाला लिम्फ नोड्स तरफ आता है, एक्सिला में आता है, ग्रोइन में आता है, एब्डोमेन, चेस्ट में एनलार्ज लिम्फ नोड्स आते हैं। सो इनिशियल स्टेजेस ऑफ लिम्फोमा में सिम्टम्स नहीं रहता है, बट स्टेजिंग मतलब बीमारी ज़्यादा होने का समय में थोड़ा वीकनेस ज़्यादा होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट आता है एंड वेट भी कम होता है एंड वो लोगों में लो ग्रेड फीवर आने का चांसेस है। ये गड्ढा शुरू होने तो हमको समझ होता है क्या करना। वो लोगों में गड्ढा से एक बायोप्सी करता है, वो बायोप्सी टेस्टिंग करता है हिस्टोपैथोलॉजी नाम के। सो वो हिस्टोपैथोलॉजी हमको कंफर्म करता है बायोप्सी में लिम्फोमा है नहीं है। सो लिम्फोमा होने तो स्पेशल टेस्ट करता है, स्पेशल टेस्ट इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री तरफ टेस्ट करता है, फिश तरफ टेस्ट करता है। वो टेस्ट हमको क्या बोलता है, वो लिम्फोमा कौन सा तरफ लिम्फोमा अगेन 3 टाइप्स रहता है, लो ग्रेड लिम्फोमा, हाई ग्रेड लिम्फोमा एंड मीडियम तरफ लिम्फोमा है। लो ग्रेड लिम्फोमा में फॉलिकुलर लिम्फोमा, मैंटल सेल लिम्फोमा, वाइल्डेनस्टाइन ये तरफ आता है। हाई ग्रेड लिम्फोमा में क्या होता है, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, रिमेनिंग तरफ मीडियाशनल बी सेल लिम्फोमास, हाई ग्रेड अदर लिम्फोमास भी रहता है। सो कौन सा ग्रेड लिम्फोमा मालूम होने के लिए हमको हिस्टोपैथोलॉजी एंड इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में समझ होता है। सो ये लिम्फोमा में क्या होता है, स्टेजिंग करना। ल्यूकीमिया में वी डोंट डू स्टेजिंग, वी डू रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन इन ल्यूकीमिया। बट लिम्फोमा में क्या करता है, स्टेजिंग करता है। स्टेजिंग मतलब किधर किधर लिम्फोमा है, स्टेज 1 में है, स्टेज 2, 3, 4 तक डिवाइड करता है। तो वो स्टेजिंग कैसा करता है, पेट स्कैन करता है। पेट स्कैन मतलब पूरा बॉडी स्कैन करता है, लिम्फोमा किधर किधर है हमको इनडायरेक्टली एक इन्फॉर्मेशन देता है। उनके साथ हम डिसाइड करते हैं ये लिम्फोमा स्टेज 1, 2, 3 कौन सा स्टेज में रहता है डिसाइड करता है। सो लिम्फोमा में 2 टाइप्स है मेनली, लो ग्रेड लिम्फोमा एंड हाई ग्रेड लिम्फोमा। एंड वो लिम्फोमास में स्टेजिंग करता है, स्टेज 1, 2, 4 तक स्टेजिंग करता है। सो वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, लो ग्रेड लिम्फोमा में लो स्टेज में ट्रीटमेंट वेरी लिटिल ट्रीटमेंट देता है, लो ग्रेड लिम्फोमा में हाई स्टेज में थोड़ा एक्स्ट्रा इंजेक्शंस देता है। बट हाई ग्रेड लिम्फोमास में इफ हाई स्टेज रहने तो बड़ा वाला कीमो देना, वो कम होने के लिए ट्राई करना, थोड़ा लोगों में थोड़ा बीमारी में ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में भी जरूरी होता है। सो ऐसा लिम्फोमा में ऐसा ट्रीटमेंट करता है। ये है सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा मतलब ये एल्डरली लोग में आता है, मोस्ट कॉमनली मोर देन 50-60 ईयर्स के बाद ये बीमारी आता है। थोड़ा लोगों में 40-30 तक भी आता है बट वेरी रेयरली आता है। सो मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है, बोन मैरो में छोटा छोटा प्लाज्मा सेल्स नाम के वेरी रेयर सेल्स रहता है।
बोन मैरो में मोस्ट कॉमनली एरिथ्रॉइड रेड सेल्स रहता है, माइलॉइड सेल्स रहता है, मेगाकैरियोसाइट्स रहता है, बट बीच बीच में छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा प्लाज्मा सेल्स रहता है। सो ये प्लाज्मा सेल्स में कैंसर शुरू होने तो वो नाम है मल्टीपल माइलोमा। सो मल्टीपल माइलोमा में पूरा बोन मैरो इज रिप्लेस्ड विथ प्लाज्मा सेल्स, एबनॉर्मल कैंसरस प्लाज्मा सेल्स। सो वो प्लाज्मा सेल्स क्या रिलीज करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स रिलीज करता है। सो नॉर्मल प्लाज्मा सेल्स नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स रिलीज करता है, वो हमको बीमारी से फाइट करने के लिए, मतलब इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए इम्यूनिटी में यूज करता है नॉर्मल प्लाज्मा सेल्स एंड नॉर्मल immunoglobulins. When cancerous plasma cells grows in bone marrow, वो abnormal immunoglobulins रिलीज करते हैं। वो abnormal immunoglobulins they don't fight with infection, they fight with body. So क्या होता है, बॉडी में डिफरेंट प्लेसों में ये immunoglobulins खराब करता है। फॉर एग्जाम्पल किडनी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स किडनी में पूरा रिप्लेस होता है, छोटा छोटा इम्पॉर्टेंट प्लेसों में किडनी में वो जाता है, किडनी खराब करता है। सो वो लोगों में क्या होता है, किडनी फेल्यूर आता है मल्टीपल माइलोमा में, थोड़ा लोग एंड थोड़ा लोगों में ये प्लाज्मा सेल्स बोन का खराब करता है। बोन, वो हार्ड बोन रहता है ना, वो बोन का खराब करता है। सो ईजी फ्रैक्चर्स होता है ये लोगों में। मल्टीपल माइलोमा शुरू होने के लोगों में बैक बोन फ्रैक्चर होने का चांसेस ज़्यादा होता है। रिमेनिंग बोन्स, रिब्स खराब होता है, रिमेनिंग बोन्स में भी फ्रैक्चर्स आता है बिकॉज ऑफ प्लाज्मा सेल्स डैमेजेस द बोन। एंड रिमेनिंग लोगों में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है। सो बोन मैरो में प्लाज्मा सेल्स रिप्लेसेस द नॉर्मल सेल्स। सो वो लोगों कम विथ लो हीमोग्लोबिन एंड दे रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। थोड़ा लोगों में हार्ट खराब होता है, थोड़ा लोगों में लिवर खराब होता है। सो वेरी रेयरली होता है। सो मेनली इंपॉर्टेंट मेलोमा में क्या होता है, किडनी खराब होने का चांसेस है, बोन्स खराब होने का चांसेस है एंड हीमोग्लोबिन कम होता है। सो दे रिक्वायर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, लो हीमोग्लोबिन, क्रिएटिनिन लेवल्स एलिवेटेड ड्यू टू द किडनी खराब होने के लिए क्रिएटिनिन ज़्यादा होता है। थर्ड है, they have back pain, lot of back pain, rib pains, sometimes they will have hand pains, leg pains, ऐसा होता है। सो ऐसा आने तो हमको समझ होता है क्या करना, टेस्ट करता है, शुरू करता है, बोन मैरो टेस्ट करता है। बोन मैरो टेस्ट करने तो वो बोन मैरो में प्लाज्मा सेल्स रहता है, स्पेशल टेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए करता है। सो ये माइलोमा है नहीं है कंफर्म करता है। मल्टीपल माइलोमा में ट्रीटमेंट थोड़ा सिंपल होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने तो हॉस्पिटल में एडमिट करना, किडनी बहुत ख़राब होने तो हीमोडायलिसिस के लिए एडमिट करता है, बोन्स ख़राब होने तो रेडिएशन के लिए और सर्जरी के लिए एडमिट करता है, हीमोग्लोबिन बहुत कम होने तो ट्रांसफ्यूजन के लिए एडमिट करता है एंड वीकली इंजेक्शन शुरू करता है, वो नाम बोलता है कीमोथेरेपी। बट इफ़ दे आर स्टेबल, इफ़ दे डोंट हैव kidney failure, if they don't have severe bony issues, OPD बेसिस में भी हफ्ते में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हफ्ते में। सो मल्टीपल माइलोमा में ऐसा रहता है, ऐसा 3-4 महीना मल्टीपल माइलोमा में ट्रीटमेंट देने के बाद वो लोगों में हम क्या करता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना जरूरी है। वो ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। ये है पूरा ब्लड कैंसर्स के लिए। सो ब्लड कैंसर्स में ये तीनों इंपॉर्टेंट टाइप के लिए मैं डिस्कस किया। रिमेनिंग माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम नाम के MDS है, माइलोप्रोलिफरेटिव नाम के और एक MPN बोलता है, वो है प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस रहता है, पॉलीसाइथेमिया वेरा रहता है, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस रहता है। वो रिमेनिंग बीमारी है बट ये थोड़ा लेस लेवल में आता है, मतलब परसेंटेज ऑफ ऑकरिंग इज वेरी लेस इन दोज केसेस व्हेन कंपेयर विथ these 3 cases in blood cancers. And when comes to non-cancerous hematology, non-cancerous hematology मतलब वो है benign hematology में। benign hematology में 3 तरफ प्रॉब्लम आता है, एक ही है हीमोग्लोबिन प्रॉब्लम और एक है वाइट ब्लड सेल प्रॉब्लम, थर्ड है प्लेटलेट प्रॉब्लम। सो फर्स्ट हम प्लेटलेट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लेटलेट नॉर्मली कितना रहना, 1.5 लाख से 4 लाख बीच में नॉर्मल प्लेटलेट्स हमको रहता है। सो व्हेनेवर प्लेटलेट्स
1.5 lakhs के नीचे आता है वो नाम है बोलता है थ्राम्बोसाइटोपिनिया। वेन एवर प्लेटलेट्स 4000 का 4 lakhs का ऊपर जाता है वो है थ्राम्बोसाइटोसिस। सो प्लेटलेट गिरने तो थ्राम्बोसाइटोपिनिया बोलता है, प्लेटलेट बड़ा होने तो ज़्यादा होने तो वो है थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलता है। सो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट गिरना, वो है 3 टाइप है, माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होता है, प्लेटलेट्स 1 लाख से 1.5 लाख बीच में रहता है। मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में प्लेटलेट्स 40,000 से 1 लाख का बीच में आता है। सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में प्लेटलेट्स 30,000 का नीचे गिरता है। सो वो इम्पॉर्टेंट आप विच वन यू हैव टू रिमेंबर इज माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में बॉडी का कुछ फायदा नहीं होता है, मतलब नो सिम्टम्स एंड दे विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स, बट when you test that platelets show the low levels. But when comes to severe thrombocytopenia less than 30,000 का नीचे आने तो सिम्टम्स आने का चांसेस ज़्यादा होता है, वीकनेस आता है, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस मतलब ब्रश करने से गम से ब्लीडिंग आता है, नाक से ब्लीडिंग आता है, थोड़ा इंजरी होने तो ब्लैक स्पॉट्स आता है, वो नाम है इकामेटिक स्पॉट्स। छोटा स्पॉट्स आते हैं, वो नाम है परपुरा, पिटी के, ऐसा आता है। सो स्किन में ब्लीडिंग होने तो डॉट्स आता है, बड़ा डॉट्स आता है, एंड यूरिन में ब्लीडिंग होने के चांसेस है, स्टूल्स लेट्रिन से ब्लीडिंग आने का चांसेस है, प्लेटलेट्स बहुत कम होने। सो प्लेटलेट कम होने का डिफरेंट कारण है। मेन इंपॉर्टेंट कारण है वायरल इन्फेक्शंस। सो हम रेगुलरली देखते हैं डेंगू सीजन में प्लेटलेट गिरता है, और एक वायरल फीवर आने तो प्लेटलेट गिरता है, और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में भी प्लेटलेट गिरने का चांसेस है। तो ऐसा गिरने का प्लेटलेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% ऑफ द सिचुएशंस में इन्फेक्शन कंट्रोल होने के बाद, बुखार कंट्रोल होने के बाद नॉर्मल होता है, वो है वायरल इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलता है। और एक तरफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है ड्रग इंड्यूस्ड, थोड़ा लोगों में और एक बीमारी के लिए ड्रग्स लेता है, वो ड्रग्स एडवर्सली इफेक्ट करता है बॉडी में, प्लेटलेट्स कम करते हैं। वो पकड़ना क्या है, कौन सा ड्रग यूज करता है, ये ड्रग ऐसा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करता है नहीं है, वो ड्रग निकालने तो प्लेटलेट्स इंप्रूव होता है नहीं है, हमको समझ होता है। थर्ड मोस्ट कॉमन है आईटीपी, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलता है। सो आईटीपी में क्या होता है, बार बार प्लेटलेट गिरता है, इम्यून एक्टिवेशन होता है बॉडी में। सो हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम वो प्लेटलेट्स का ऑपोजिट काम करता है। सो हमारा ओन प्लेटलेट्स हमारा ओन इम्यून सिस्टम खराब करता है, ऐसा खराब करने तो प्लेटलेट्स गिरता है, वो नाम है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। वो लोगों में थोड़ा लोगों में बोन मैरो टेस्ट करता है, थोड़ा लोगों में बोन मैरो टेस्ट जरूरी नहीं है। वो कौन सा लोगों में बोन मैरो करना, कौन सा लोगों में बोन मैरो जरूरी नहीं है, हिमेटोलॉजिस्ट को समझ होता है। सो ऐसा छोटा ब्लड टेस्ट, छोटा समटाइम्स बोन मैरो टेस्ट के साथ हमको समझ होता है आईटीपी है नहीं है। सो आईटीपी होने तो आईटीपी इज अगेन 3 टाइप्स रहता है, माइल्ड आईटीपी, मॉडरेट आईटीपी, सीवियर आईटीपी। माइल्ड आईटीपी मतलब प्लेटलेट्स 1 लाख का ऊपर आता है, मॉडरेट आईटीपी प्लेटलेट्स मोर देन 40,000, सीवियर आईटीपी में प्लेटलेट्स बहुत कम होता है, वो लोगों में ज़्यादा चांसेस है ब्लीडिंग होने का चांसेस है। हम ऑलरेडी डिस्कस किया डिफरेंट स्पॉट्स में ब्लीडिंग आने के चांसेस है। सो ओ आईटीपी लोग में ब्लीडिंग शुरू होने तो ट्रीटमेंट शुरू करता है, अदरवाइज प्लेटलेट्स बहुत गिरने तो 20,000 का नीचे आने तो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ये डिफरेंट तरफ ट्रीटमेंट रहता है। छोटा बच्चों में फ्यू ड्रग्स वी शुड अवॉइड, फ्यू ड्रग्स स्टेरॉइड्स ऐसा अवॉइड करना। मिडिल एज लोगों में थोड़ा ड्रग्स दे सकते हैं, ओल्ड एज लोगों में स्टेरॉइड्स ऐसा देने तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन ज़्यादा होने के चांसेस है। सो अभी हमारे हाथ में डिफरेंट ड्रग्स है। रिसेंटली थोड़ा न्यू ड्रग्स भी मिला इंडिया में। सो हम क्या होते हैं, छोटा बच्चों में डिफरेंट ट्रीटमेंट करता है, एल्डरली लोगों में डिफरेंट ट्रीटमेंट करते हैं। क्यों? छोटा बच्चों में थोड़ा ड्रग्स देने तो वो ग्रोथ का प्रॉब्लम्स आता है, एंडोक्राइन्स का प्रॉब्लम्स आता है। एल्डरली लोग में थोड़ा दवा देने तो शुगर बड़ा होता है, हाइपरटेंशन, बीपी ज़्यादा होने का चांसेस है।
So careful depends upon the age and depends upon the platelet count, depends upon the severity of symptoms, bleeding कैसा होता है, ट्रीटमेंट डिसाइड होता है. सो ये ITP अगेन टू टाइप्स होता है, एक्यूट ITP एंड क्रॉनिक ITP रहता है. एक्यूट ITP में क्या होता है, वो सडनली आता है, प्लेटलेट्स गिरता है, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन शुरू होता है, ट्रीटमेंट करने के बाद 3 महीने में पूरा कंट्रोल होता है, बीमारी गायब होता है, वो नाम है एक्यूट ITP. क्रॉनिक ITP में क्या होता है, 3 महीने के बाद भी ये कंटिन्यू होता है, प्लेटलेट गिरना 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो सम लोगों में पूरा जिंदगी तक प्लेटलेट्स गिरता है, ऊपर आता है, गिरता है, ऊपर आता है. ट्रीटमेंट करने तो काम करता है, ट्रीटमेंट स्टॉप होने तो प्लेटलेट्स गिरता है. ये नाम है क्रॉनिक ITP. सो एक्यूट ITP में थोड़ा दवा यूज़ करता है इंप्रूव करने के लिए. क्रॉनिक ITP में थोड़ा दवा अवॉइड करता है, साइड इफेक्ट्स लॉन्ग स्टैंडिंग यूज़ करने तो कुछ दवा स्टेरॉइड्स तरफ दवा और कुछ तरफ दवा क्या करता है, साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है. सो क्रॉनिक ITP में लेस सीरियस मतलब लेस साइड इफेक्ट वाला ट्रीटमेंट देना वेरी इंपॉर्टेंट है, because of long term medication can cause long term side effects in the body. To avoid that, we treat in separate way in chronic ITP, and that is about platelet count. So first one is viral induced, drug induced thrombocytopenia and ITP. Remaining है बोन मैरो में प्रॉब्लम आने तो, ये तीनों बोन मैरो का प्रॉब्लम्स नहीं है, वायरल, ड्रग इंड्यूस्ड एंड ITP बोन मैरो का प्रॉब्लम नहीं है. अभी बोन मैरो प्रॉब्लम में भी प्लेटलेट गिरता है, वो फर्स्ट है ए प्लास्टिक एनीमिया. ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, बोन मैरो पूरा खराब होता है, बोन मैरो काम सीज होते हैं, मतलब बोन मैरो काम नहीं करता है, वो लोगों में प्लेटलेट बहुत गिरता है. एंड सेकेंड है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम. MDS में बोन मैरो में प्रॉब्लम शुरू होता है, वो प्लेटलेट का तैयारी कम करता है. एंड और एक है ब्लड कैंसर्स, पर्टिकुलरली एक्यूट ल्यूकीमिया. सो एक्यूट ल्यूकीमिया में इनिशियली ऑलरेडी डिस्कस किया कैसा प्लेटलेट गिरता है. एक्यूट ल्यूकीमिया में एक कैंसर सेल्स पूरा रिप्लेसेस द बोन मैरो. सो बोन मैरो विल नॉट हैव द पोटेंसी टू प्रोड्यूस द मेगाकैरियोसाइट्स एंड प्लेटलेट गिरने के लिए डिफरेंट है, नॉन कैंसरस, कैंसरस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन मैरो प्रॉब्लम्स में प्लेटलेट गिरता है. अभी प्लेटलेट ऊपर आने का मतलब थ्रोम्बोसाइटोसिस का काजेस क्या है, थ्रोम्बोसाइटोसिस प्लेटलेट 4 लाख का ऊपर आने का इन्फेक्शंस में होता है, थोड़ा ड्रग्स में अगेन होता है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस मतलब रोमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE ऐसा बीमारी में भी थोड़ा समय में प्लेटलेट्स इंक्रीज होता है. एंड फाइनली बोन मैरो प्रॉब्लम्स लाइक माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म्स, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस तरफ बीमारी में भी ये बड़ा होता है. सो ये है प्लेटलेट के लिए. नेक्स्ट बेनाइन बीमारी है हीमोग्लोबिन का बीमारी है. हीमोग्लोबिन कम होना, हीमोग्लोबिन इंक्रीज होना. सो नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज अराउंड 12 to 16 ग्राम्स में रहता है, बोथ मेल एंड फीमेल में डिफरेंट लेवल्स में रहता है, बट नॉर्मली 12 to 16. Whenever hemoglobin is less than 12, it is called anemia. Whenever hemoglobin is more than 17-18, it is called polycythemia. So hemoglobin कम होने तो एनीमिया बोलता है. वो कमी हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 3 टाइप्स है. अगेन कमी हीमोग्लोबिन में माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया, सीवियर एनीमिया. माइल्ड एनीमिया ऑलमोस्ट 10 ग्राम से 12-13 ग्राम्स बीच में माइल्ड एनीमिया, 7 ग्राम से 10 ग्राम बीच में मॉडरेट एनीमिया, 7 ग्राम्स का नीचे आने तो सीवियर एनीमिया बोलता है. सो माइल्ड एनीमिया में कुछ सिम्टम्स नहीं होते, थोड़ा वीकनेस रहता है, बट मॉडरेट एनीमिया में बहुत काम करने तो, बहुत स्पीड चलने तो और स्टेप्स का ऊपर जाने तो सांस लेने में थोड़ा तकलीफ आता है, बॉडी पेन्स आता है, वीकनेस ज़्यादा होता है, हेयर लॉस होता है. सो ऐसा सिम्टम्स आते हैं. सीवियर एनीमिया में क्या होता है, सीवियर एनीमिया मतलब 5, 6, 4 का नीचे आने तो, बैठने तो भी सांस लेने में तकलीफ होता है, पॉल्पिटेशंस आता है, मतलब हार्ट धड़ ऐसा पॉल्पिटेशंस तरफ हार्ट का पॉल्पिटेशंस आता है, मतलब पैरों में पीडल एडिमा आता है, फेस फूलता है, पैरों फूलता है.
सो ऐसा सिम्टम सीवियर एनीमिया में आता है। सो एनीमिया अगेन 2 टाइप्स में रहता है। मोस्ट कॉमन इंडिया में एनीमिया ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। न्यूट्रिशनल मतलब खाने का इश्यूज में, खाने के इश्यू, अच्छा खाना नहीं खाने तो भी, और वॉट एवर यू ईट ये एब्जॉर्प्शन, पेट में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं होने तो ये एनीमिया आता है। और एक कारण है मोस्ट कॉमन इन फीमेल हम देखते हैं ड्यू टू मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस, एक्सेसिव महीने में ज़्यादा ब्लीडिंग ज़्यादा होने तो वो एनीमिया डेवलप होता है। वो हो मोस्ट कॉमनली न्यूट्रिशनल एनीमिया बोलते हैं। न्यूट्रिशनल एनीमिया में मोस्ट कॉमनली आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड रिमेनिंग विटामिन डेफिशिएंसीज होता है। एंड नेक्स्ट लेवल में इम्यून हीमोलाइटिक एनीमियास रहता है। हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब ब्लड तैयारी होता है बट ऑटो एंटीबॉडी शुरू होता है, वो खराब करता है। एंड छोटा बच्चों में हेरिडिटरी हीमोलाइटिक एनीमियास रहता है, वो है थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। ये है हेरिडिटरी मतलब बचपन से फैमिलीज में शुरू होता है। वो उनके बाद बोन मैरो का प्रॉब्लम्स आता है। बोन मैरो का प्रॉब्लम्स में एप्लास्टिक एनीमिया, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स, ब्लड कैंसर्स, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट में भी एनीमिया आने का चांसेस रहता है। सो एनीमिया कमी हीमोग्लोबिन होने तक कौन सा तरफ बीमारी से ऐसा हुआ हम पकड़ना, वो पकड़ने के बाद वो उनका ट्रीटमेंट शुरू करना। ट्रीटमेंट शुरू करने तो हमको समझ होता है कैसा रिस्पॉन्स आता है। एनीमिया में एप्लास्टिक एनीमिया का बारे में बात करने तो एप्लास्टिक एनीमिया थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ बीमारी है। मतलब प्रोटीन में पहले बोल दिया तरफ आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ऐसा सिंपल बीमारी नहीं है। सो एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, बोन मैरो रेड कलर में रहता है। हमको बोन्स का अंदर एक सॉफ्ट स्पॉन्जी मटेरियल है बोन मैरो। सो ये बोन मैरो का काम क्या है, पूरा जिंदगी, पूरा लाइफ, हमारा लाइफ में हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स तैयारी करता है बोन मैरो में। सो एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, वो रेडिश बोन मैरो इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड विथ फैट। सो वाइट होता है बोन मैरो, कंप्लीट रेड से वाइट का ट्रांसफॉर्म होता है। सो बोन मैरो में रूटीनली स्टेम सेल्स रहता है। स्टेम सेल्स मतलब मदर सेल्स नाम के स्टेम सेल्स बीच में रहता है। वो स्टेम सेल्स क्या होता है, दे हैव पोटेंसी टू रीजनरेट एंड दे हैव पोटेंसी टू ट्रांसफॉर्म टू अदर सेल्स। सो ये स्टेम सेल्स में एक ही स्टेम सेल डिवाइड होता है, माइलॉइड स्टेम सेल, लिम्फोइड स्टेम सेल। ये माइलॉइड स्टेम सेल से रेड सेल्स आता है, माइलॉइड सेल्स से वाइट ब्लड सेल्स आता है, प्लेटलेट्स आता है, लिम्फोइड सेल से टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स तैयारी होता है ऐसा। सो ये स्टेम सेल्स में प्रॉब्लम आने तो ये एप्लास्टिक एनीमिया आता है। सो स्टेम सेल्स पहले खराब होता है, स्लोली बोन मैरो कंप्लीटली डेथ होता है एंड फैट तैयारी होता है बोन मैरो में। सो ये बीमारी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन गिरता है, प्लेटलेट गिरता है एंड वाइट ब्लड सेल्स पूरा गिरता है। सो एप्लास्टिक एनीमिया लोगों हम के साथ कैसा आता है, वो वीकनेस आता है, हीमोग्लोबिन बार बार कम होता है, ब्लड चढ़ाता है, वाइट ब्लड सेल्स ड्रॉप होता है, इन्फेक्शंस आता है, बुखार आता है, लॉन्ग स्टैंडिंग बुखार आता है, सीवियर निमोनिया, लंग इन्फेक्शंस, एब्डोमिनल इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ऐसा आता है। एंड थोड़ा लोगों में प्लेटलेट गिरने तो ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन होता है, स्किन का ब्लीडिंग, नाक से, मुंह से, पहले मैं बोल दिया ऐसा ब्लीडिंग आता है। सो ऐसा सिम्टम्स आने तो हमको समझ होता है वो लोगों को बोन मैरो टेस्ट करना जरूरी है। सो बोन मैरो टेस्ट करने तो वो बोन मैरो टेस्ट में हमको समझ होता है वो बीमारी एप्लास्टिक एनीमिया है, एप्लास्टिक एनीमिया नहीं है और कुछ ब्लड कैंसर तरफ है। सो पहले एप्लास्टिक एनीमिया आने तो एप्लास्टिक एनीमिया कैंसर नहीं है, एप्लास्टिक एनीमिया एक ही तरफ बीमारी है, बिनाइन टाइप ऑफ बीमारी है। बट एप्लास्टिक एनीमिया बहुत सीरियस बीमारी है, समटाइम्स एक्ट्स लाइक ए वेरी सीरियस डिसीज इन बॉडी। सो एप्लास्टिक एनीमिया अगेन 3 टाइप्स है, नॉन सीवियर, सीवियर एंड वेरी सीवियर। नॉन सीवियर मतलब उनमें हीमोग्लोबिन, वाइट ब्लड सेल्स थोड़ा रेंज में ड्रॉप होता है, प्लेटलेट्स थोड़ा रेंज में, बट सिम्टम्स ज़्यादा नहीं है।
सीवियर में वो रिक्वायर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, बट उनका वाइट ब्लड सेल्स थोड़ा न्यूट्रोफिल्स रहता है। बट सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया में वाइट ब्लड सेल्स पूरा जीरो होता है, जीरो मतलब ड्रॉप होता है। वो वाइट ब्लड सेल्स में भी इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन के साथ फाइट होने का न्यूट्रोफिल्स गिरता है। सो ये न्यूट्रोफिल्स गिरने तो वो नाम है न्यूट्रोपीनिया बोलता है। न्यूट्रोपीनिया, वन साइड प्लेटलेट्स ड्रॉप होता है और एक साइड हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता है वेरी सीवियर लोगों में। सो ये लोगों में लाइफ का रिस्क ज़्यादा होता है। इन्फेक्शंस वेरी अर्ली दे कैच द इन्फेक्शंस। निमोनिया, लंग्स का इन्फेक्शन आने तो हमको पास एंटीबायोटिक्स है, बट वो कंट्रोल करने के लिए हमारा बॉडी में इम्यून सिस्टम नहीं रहता है ए+ लोगों में। सो वो लाइफ का रिस्क वेरी सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया में ज़्यादा होता है। सो ऐसा एप्लास्टिक एनीमिया अगेन 2 टाइप्स रहता है। ये 3 टाइप सीवियरिटी से, बट अनदर 2 टाइप्स में डिवाइड करता है। वो है कैसा आया बॉडी में, वो एक्वायर्ड मतलब बीच में आया, और हेरिडिटरी मतलब बचपन से बॉडी में है बट बीच में ऐसा सिम्टोमेटोलॉजी बाहर आया। ऐसा है 2 टाइप्स में डिवाइड करता है। एक ही है एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया और एक है हेरिडिटरी एप्लास्टिक एनीमिया। हेरिडिटरी एप्लास्टिक एनीमिया का नाम है फैंकोनी एनीमिया बोलता है। फैंकोनी एनीमिया में ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये डिफरेंट पार्ट्स खराब करता है बॉडी में। वो है, एक ही पार्ट है बोन मैरो और एक पार्ट है किडनी खराब होता है, बोन्स खराब होता है, उनका थंब का एबनॉर्मलिटी रहता है, ये रेडियल बोन का एबनॉर्मलिटी रहता है, रिमेनिंग बोन्स का एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस है, स्किन का एबनॉर्मलिटी आते हैं, फेस डिफरेंट रहता है। सो ऐसा डायग्नोसिस करना फैंकोनी एनीमिया। बाद क्लिनिकल डायग्नोसिस के बाद उनका जेनेटिक टेस्ट करने तो हमको समझ होता है वो बचपन से है और बीच में आया। बिकॉज ये आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बचपन से आने का मतलब हेरिडिटरी एप्लास्टिक एनीमिया, फैंकोनी एनीमिया का ट्रीटमेंट सेपरेट है, एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया का ट्रीटमेंट सेपरेट है। बट दोनों में बहुत अच्छा वाला ट्रीटमेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन इज़ वेरी गुड फॉर बोथ टाइप्स। बट वो करने का समय में कौन सा इंजेक्शंस देना, कंडीशनिंग कैसा देना, ट्रांसप्लांट का पहला प्री कंडीशनिंग कैसा देना, पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन कैसा मैनेज करना, ट्रांसप्लांटेशन देने का समय में स्टेम सेल्स कौन सा देना, ये है डिफरेंट रहता है। फैंकोनी एनीमिया में डिफरेंट है, एप्लास्टिक एनीमिया में डिफरेंट है। फैंकोनी एनीमिया हेरिडिटरी वो लोगों बहुत सेंसिटिव रहता है बॉडी, उनका डोसेस एंड उनका ट्रीटमेंट सेपरेट देना, अदरवाइज हमको ट्रीटमेंट के साथ उनका बॉडी खराब होता है। सो ये है एप्लास्टिक एनीमिया का बात है। एंड और एक तरफ बीमारी में पहले डिस्कस किया थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। ये दोनों हेरिडिटरी एनीमियास। हेरिडिटरी मतलब मदर फादर से आता है। ये थैलेसीमिया में थैलेसीमिया मेजर रहने तो उनका बार बार ब्लड चढ़ाना 6 महीने के बाद, चाइल्ड बॉर्न होने के बाद 6 महीने के बाद एवरी महीने दे रिक्वायर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। थैलेसीमिया में अगेन 3 टाइप्स है, थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर एंड थैलेसीमिया इंटरमीडिया। थैलेसीमिया माइनर मतलब ये हाफ बीमारी है, वो लोगों नॉर्मल रहता है, ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट नहीं मिलता है उनके साथ, वो अच्छा रहता है। टेस्ट करने तो उनका माइनर है नहीं है समझ होता है, अदरवाइज नो सिम्टम्स। थैलेसीमिया इंटरमीडिया में बीच बीच में 1 साल में 2 साल में एक बार ब्लड जरूरी होता है, स्प्लीन खराब होता है, मतलब खराब मतलब बड़ा होता है, फेशियल चेंजेस आता है, ग्रोथ में डिस्टर्बेंसेस आता है। बट व्हेन कम्स टू थैलेसीमिया मेजर दे रिक्वायर्ड एवरी मंथ blood transfusions. Sometimes they require blood transfusions for every 15 days also. So थैलेसीमिया मेजर बहुत सीरियस बीमारी है, बिकॉज ये बार बार ऐसा ब्लड देने तो बॉडी में आयरन एक्यूमुलेट होता है। सो एक्यूमुलेटेड आयरन क्या होता है, वो ब्लड पैकेट्स के आने का आयरन डिफरेंट एरियाज में बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, हार्ट में, लिवर में, पैंक्रियास में, अदर एंडोक्राइन ऑर्गन्स में, बोन्स में। ऐसा एक्यूमुलेट होने के बाद वो ऑर्गन्स का खराब करता है। एंड थोड़े लोग में बार बार ट्रांसफ्यूजन करने तो इन्फेक्शंस आता है, बहुत सीरियस वायरल इन्फेक्शंस भी आने का चांसेस है। सो ये लोगों में क्या होता है, अच्छा मैनेजमेंट नहीं करने तो 5
साल से 10 साल के ऊपर उनका ऑर्गन्स खराब होने का चांसेस ज़्यादा होता है। सो वो लोगों में ऐसा इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स खराब होने तक लाइफ का रिस्क ज़्यादा होता है। सो थैलेसीमिया मेजर लोगों में हम हेमाटोलॉजिस्ट एडवाइस करता है ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एडवाइस करता है। अभी सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात करने तो सिकल सेल एनीमिया भी एक तरफ हेरिडिटरी हीमोलाइटिक एनीमिया में आता है। हेरिडिटरी मतलब बचपन से माता पिता से आता है। सिकल सेल एनीमिया में दो तरफ है, सिकल सेल ट्राइट है एंड सिकल सेल बीमारी है। सिकल सेल ट्राइट में क्या होता है, दो जीन्स में एक जीन खराब होता है, एक जीन अच्छा रहता है। सो अच्छा जीन खून तैयारी करता है, वो लोग नॉर्मल रहता है, बड़ा बड़ा वाला प्रॉब्लम्स नहीं आता है, सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं आता है। सिकल सेल डिसीज़ में क्या होता है, उनका बार बार खून कम होता है, थोड़े लोग में खून चढ़ाना, बार बार दर्द आता है, बॉडी पेन्स आता है, बैक पेन आता है, हाथ में पैरों में सीवियर दर्द आता है, वो नाम बोलता है पेनफुल क्राइसिस तरफ आता है। एंड थोड़े लोगों में लिवर खराब होता है, मतलब लिवर स्प्लीन बड़ा होता है, हेपेटिक क्राइसिस बोलता है, स्प्लीनिक सीक्वेस्ट्रेशन ऐसा बोलता है। थोड़े लोग में ब्रेन में क्लॉट्स होने का चांसेस होता है। प्रॉब्लम सिकल सेल बीमारी, सिकल सेल डिसीज में आता है। तो ये सिकल सेल डिसीज में कैसे ट्रीटमेंट करता है, हम एक बार डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद टैबलेट शुरू करता है। थोड़े लोगों में हाइड्रोक्सीरिया तरफ टैबलेट शुरू करता है और सप्लीमेंट शुरू करता है। थोड़े लोगों में इन्फेक्शन के प्रिवेंट करने के लिए कुछ दवा देना, वैक्सीन्स देना, एंड थोड़ा बोन स्ट्रेंथ होने के लिए, ब्लड खून से आयरन कम करने के लिए, आयरन ज़्यादा होने तो बार बार ब्लड चढ़ने तो आयरन ज़्यादा होता है, आयरन निकाल करने के लिए। सो ऐसा कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट करना सिकल सेल लोगों में। कॉम्प्रहेंसिव मतलब एक साइड बीमारी का ट्रीटमेंट करना, एक साइड बीमारी का साइड इफ़ेक्ट्स ट्रीटमेंट करना। ग्रोथ ज़्यादा होने का समय में, मतलब बेटा बड़ा होने के समय में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है, हार्मोनल चेंजेस कैसा आता है, हार्मोनल ट्रीटमेंट कैसा करना, ग्रोथ कैसा देखना, उनका नर्व्स कैसा इम्प्रूव करना। सो ये पूरा देखने के लिए ज़रूरी है सिकल सेल आदमी में। ये होने के बाद सिकल सेल में थोड़ा लोगों में मतलब सीरियस बार बार आता है, खून बार बार चढ़ना ज़रूरी होता है। सिकल सेल सीक्वेस्ट्रेशन, सिकल सेल पेनफुल क्राइसिस के साथ बार बार एडमिट होता है। ऐसे लोगों में लाइफ का रिस्क आने के चांसेस ज़्यादा रहता है। सो ऐसा तरफ लोगों में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करता है ये सिकल सेल से क्योर करने तो। सो अभी क्या है, सिकल सेल डिसीज़ में दो तरफ ट्रीटमेंट करता है, मेडिकल मैनेजमेंट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। कौन सा बच्चा, कौन सा विच बेबी में मेडिकल मैनेजमेंट करना, कौन सा पेशेंट में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना, हम उनका क्लिनिकल सिचुएशन से, ब्लड इन्वेस्टिगेशन से डिसाइड करता है। ये है एनीमिया के बारे में। सो हीमोग्लोबिन थोड़ा लोगों में बड़ा होता है, मतलब इंक्रीज होता है, वो नाम है पॉलीसाइथेमिया। सो ये पॉलीसाइथेमिया लोगों में क्या होता है, हीमोग्लोबिन 16 का ऊपर आता है, 16-17 का ऊपर आता है। थोड़ा लोगों में 18, 19, 20, 25, 28 तक थोड़ा लोगों में जाता है। ऐसा इंक्रीज होता है हीमोग्लोबिन। सो इंक्रीज होने तो, हीमोग्लोबिन इंक्रीज होने तो क्या प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होने तो ब्लड थिक होता है, मतलब वो थिक ब्लड नॉर्मली फ्लो होने का ब्लड थोड़ा स्लो रहता है, थिक ज़्यादा होने था। सो ऐसा थिक होने तो ब्लड क्लॉट होने का चांसेस ज़्यादा होता है, पैरों में, लेग में, थोड़ा समय में ब्रेन में, थोड़ा समय में हार्ट में, ऐसा क्लॉट होने का चांसेस होता है। सो ये पॉलीसाइथेमिया, ये इंक्रीज्ड हीमोग्लोबिन क्यों हुआ, मतलब सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया बोलता है, प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया बोलता है। प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया मतलब बोन मैरो में प्रॉब्लम है, सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया मतलब बाहर का थोड़ा कारण से हीमोग्लोबिन इंप्रूव होता है। कैसा ये पॉलीसाइथेमिया आया पकड़ना, उनका ट्रीटमेंट करने तो ये लोगों में ये बीमारी कंट्रोल में आता है। सो ऐसा मैं अभी तक डिस्कस किया हेमाटोलॉजी में बिनाइन क्या है, मैलिग्नेंट क्या है, बिनाइन में क्या करना, मैलिग्नेंट में क्या करना, बिनाइन में कौन सा बीमारी आता है, मैलिग्नेंट में कौन सा बीमारी आता है, मैं सुपरफिशियली डिस्कस किया। अभी
बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में थोड़ा बात करता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मतलब दो तरफ में करता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। एक ही है ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन और एक है एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, पेशेंट का ओन स्टेम सेल्स उनका देता है ट्रीटमेंट का समय में, वो है ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, बाहर से मतलब ब्रदर सिस्टर और माता पिता और बाहर और एक लोगों से स्टेम सेल्स कलेक्ट करता है, वो स्टेम सेल्स पेशेंट को देता है ट्रांसप्लांटेशन का समय में, वो है एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। ये दोनों में ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन थोड़ा ईजी मेथड है, थोड़ा लेस कॉम्प्लिकेटेड है, बट एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा वाला है। बहुत साइंटिफिक बातों करना ये एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स, डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करता है। सो ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांटेशन थोड़ा तरफ बीमारी में करता है, एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन और कुछ तरफ बीमारी में करता है। सो अभी मैं ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए पहले डिस्कस करता है। ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मेनली मल्टीपल माइलोमा एंड लिम्फोमा ऐसा बीमारी में करता है। मल्टीपल माइलोमा मतलब मैं पहले डिस्कस किया, ये है एक ही तरफ बोन मैरो कैंसर है। ये कैंसर में क्या होता है, प्लाज्मा सेल्स ज़्यादा होता है। ऐसा बीमारी एक बार डायग्नोसिस होने के बाद हम हफ्ते में एक बार इंजेक्शन्स एंड टैबलेट्स शुरू करता है वो लोगों को। वो फिट लोगों में मतलब वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कोऑपरेट करता है उनका बॉडी, वो फिटनेस अच्छा होने तो क्या करता है 3-4 महीने के बाद उनका बीमारी असेसमेंट करता है। पहले से कंपेयर करने तो अभी बीमारी कैसा है असेसमेंट करता है। बीमारी एक बार कंट्रोल में आने तो 3-4 महीने के बाद कंट्रोल में आने तो हम मल्टीपल माइलोमा लोगों में ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए एडवाइस देता है। ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, उनका पेशेंट का स्टेम सेल्स एफेरेसिस मेथड में इधर से क्यूबिटल फोसा से रूटीन ब्लड कलेक्शन का जगह से स्टेम सेल्स इतना पैकेट कलेक्ट करता है, वो फ्रिज में एक ही स्पेसिफिक टेम्परेचर में फ्रिज में रखता है। वो स्टेम सेल्स कलेक्ट करने के बाद एक ही कीमोथेरेपी, कंडीशनिंग कीमोथेरेपी देता है पेशेंट का कंडीशनिंग कीमोथेरेपी देने तक क्या होता है, उनका किधर किधर कैंसर है वो कीमोथेरेपी निकालता है, उनके साथ नॉर्मल बोन मैरो भी पूरा निकालता है। मतलब नॉर्मल बोन मैरो भी बोन का अंदर नॉर्मल बोन मैरो रहता है ना, बीमारी का बोन मैरो एंड नॉर्मल बोन मैरो ये दोनों पूरा एम्प्टी होता है। सो एम्प्टी होने के बाद हम वो कलेक्ट किया स्टेम सेल्स पेशेंट का ट्रांसफ़र करता है। ऐसा ट्रांसफ़र करने तो क्या होता है, वो स्टेम सेल्स उनका बोन मैरो में जाता है, तैयारी करता है नॉर्मल ब्लड सेल्स तैयारी करने के लिए वो उपयोग होता है। सो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स ये स्टेम सेल्स से तैयारी होता है। वो तैयारी होने के लिए एक 10 दिन से 2 हफ्ते होता है। सो ये 2 हफ्ते ये 3 हफ्ते के लिए पेशेंट को सेव करने के लिए हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में पेशेंट को रुकता है। पेशेंट का एडमिशन बीएमटी यूनिट में करता है। उधर ये अच्छा हेपा फिल्टर एंड पीपी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन रहने का बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट होने तो इन्फेक्शन आने का चांसेस कम होता है। सो व्हेनेवर वी डू बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन वी मोस्टली वरी अबाउट इन्फेक्शंस, बिकॉज उनका WBC ये बोन मैरो ख़राब होने के बाद कीमोथेरेपी के साथ बोन मैरो ख़राब होने के बाद हम स्टेम सेल देने के बाद स्टेम सेल्स नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स तैयारी करने के लिए हमको 2 हफ्ते तक टाइम रहता है। ये 2 हफ्ते में उनका वाइट ब्लड सेल्स 0 तक जाता है। सो उनका बॉडी इन्फेक्शन को फाइट करने का कैपेसिटी नहीं रहता है। सो इतना अच्छा एनवायरनमेंट में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में उतना हेपा फिल्टर्स पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में रुकने तो इन्फेक्शन आने का चांसेस थोड़ा कम होता है।
सो थोड़ा कम होने तो वो पेशेंट का सेव करने के लिए हमको टाइम मिलता है। सो बीच में प्लेटलेट चढ़ाता है, हीमोग्लोबिन कम होने तो हीमोग्लोबिन देता है, इन्फेक्शन बुखार आने तो एंटीबायोटिक शुरू करता है, बोन मैरो थोड़ा जल्दी इम्प्रूव होने के लिए ग्रोथ फैक्टर्स देता है। ऐसा ये 2-3 हफ्ते में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यूनिट में ट्रीटमेंट करता है। ऐसा करने तो एक अच्छा दिन में उनका स्टेम सेल्स नॉर्मल बोन मैरो तैयारी करता है, उनका एम्प्टी हुआ बोन मैरो पूरा ये नया वाला स्टेम सेल से पूरा फिल होता है। सो ऐसा फिल होने के बाद हमको पेशेंट का हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है, पेशेंट का वाइट ब्लड सेल्स नॉर्मल होता है, पेशेंट का प्लेटलेट्स भी नॉर्मल होता है। ऐसा नॉर्मल होने के बाद हम पेशेंट को बाहर लाता है, बीएमटी यूनिट से बाहर नॉर्मल रूम के पास वी ब्रिंग द पेशेंट टू outside the BMT unit and we observe for 2-3 days and we discharge the patient। ऐसा डिस्चार्ज होने के बाद थोड़ा दिन रेगुलर इंटरवल्स में देखता है, देखने के समय में कुछ प्रॉब्लम्स आने तो उनका ट्रीटमेंट देता है। ऐसा है मल्टीपल माइलोमा में। लिम्फोमा में क्या होता है, लिम्फोमा में डिफरेंट टाइप्स लिम्फोमा रहता है, मैं पहले डिस्कस किया। ये लिम्फोमा में बहुत रेयरली अपफ्रंट ट्रांसप्लांटेशन करता है, मतलब कीमोथेरेपी देने के बाद थोड़ा लिम्फोमास में डायरेक्ट ट्रांसप्लांटेशन करता है। बट बहुत लिम्फोमास में क्या करता है, ओनली कीमोथेरेपी देता है, कीमोथेरेपी देने के बाद 1 साल 2 साल 5 साल के बाद थोड़ा लोगों में रिलैप्स आता है। रिलैप्स मतलब फिर लिम्फोमा बैक आता है। ऐसा लोगों में रिलैप्स्ड लिम्फोमास में मेनली बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करता है। बट मल्टीपल माइलोमा में ऐसा नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसप्लांटेशन मल्टीपल माइलोमा में करता है। बट लिम्फोमा में मोस्ट ऑफ द लिम्फोमास में वेन एवर दे आर गेटिंग रिलैप्स्ड लिम्फोमास होने तो फर्स्ट कीमोथेरेपी देता है, बीमारी कम होने के बाद ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करता है। बट प्रोसीजर सेम है, माइलोमा में कैसा ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन करता है सेम लिम्फोमास में करता है। फर्स्ट स्टेम सेल्स पेशेंट से कलेक्ट करता है, कीमोथेरेपी देता है। मल्टीपल माइलोमा में सिर्फ एक ही दिन कीमोथेरेपी देता है, बट ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन ऑफ लिम्फोमा में ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक कीमोथेरेपी देना। कीमोथेरेपी देने के बाद उनका स्टेम सेल्स उनका ट्रांसफ़र करता है। सो सेम सिचुएशन, कीमोथेरेपी देने के बाद उनका खराब बोन मैरो पूरा एम्प्टी होता है, हमारा देने का स्टेम सेल्स बोन मैरो में जाता है, उधर नॉर्मल ब्लड सेल्स तैयारी करते हैं। नॉर्मल ब्लड सेल्स मतलब रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स तैयारी करता है। वो डिस्चार्ज प्रोसेस सेम है, 3 हफ्ते अंदर रहता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यूनिट में, बाद में बाहर आता है, बाहर से डिस्चार्ज करता है सक्सेस होने के बाद। सो ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में लाइफ का रिस्क थोड़ा कम है व्हेन कंपेयर विथ एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन माइलोमा में सक्सेस रेट ज़्यादा होता है एंड लिम्फोमास में भी अच्छा रहता है। बट ये कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन, सक्सेस रेट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन प्री ट्रांसप्लांट पेशेंट कंडीशन कैसा है, उनका एज कितना है, उनका हार्ट कैसा काम करता है, लिवर कैसा काम करता है, किडनी कैसा काम करता है। ये these parameters decides the success rate of bone marrow transplantation. So whenever patient is not cooperating, success rates are very low, we don't do transplants in those patients. So whenever we can get some sort of success, I mean उनका बॉडी अच्छा है ऐसा सोचने तो somewhere around 80-90% सक्सेस आने का चांसेस होने तो भी ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए हम सोचता है। अभी एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात करने तो एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन वो नाम में है, एलोजेनिक मतलब बाहर से स्टेम सेल्स पेशेंट को देता है। बाहर से मतलब और एक आदमी से स्टेम सेल्स कलेक्ट करता है, वो स्टेम सेल्स पेशेंट को देता है। सो एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन डिफरेंट बीमारी में करता है। ऑटोलोगस का सेटअप सेपरेट है, एलोजेनिक का सेटअप सेपरेट है। एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन ब्लड कैंसर्स में पर्टिकुलरली एक्यूट ल्यूकीमिया में करता है। एक्यूट ल्यूकीमिया मतलब ALL, AML ऐसा बीमारी, whenever they are very high risk in nature, high risk acute leukemias and relapsed acute leukemias, leukemias एक बार का कम होता है
एंड थोड़ा महीने थोड़ा सालों के बाद और एक बाद बैक आता है। ये नाम है रिलैप्स ल्यूकीमियास एंड हाई रिस्क एक्यूट ल्यूकीमियास में बोन मैरो एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना। उनके बाद थोड़ा क्रॉनिक ल्यूकीमियास में, वेरी रेयरली क्रॉनिक ल्यूकीमिया में करता है, मतलब CLL CML ऐसे लोगों में वेरी रेयरली एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जरूरी होता है। एंड थोड़ा समय में लिम्फोमास में भी, लिम्फोमा वेरी हाई रिस्क लिम्फोमा, whenever they are not going to respond to the autologous stem cell transplantation, those लोगों में भी एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन सजेस्ट करता है। यह है कैंसर के बारे में। एंड सम बिनाइन बीमारी में, बिनाइन बीमारी मतलब नॉन कैंसर कंडीशंस में भी एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करना वो है इम्पॉर्टेंट है। थैलेसीमिया, हेरिडिटरी बीमारी थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थोड़े लोगों में HLH हीमोफैगोसाइटिक सिंड्रोम हेरिडिटरी बीमारी रहता है वो लोगों में, एंड थोड़ा ऑस्टियोपेट्रोसिस तरफ हेरिडिटरी बीमारी, ऐसा बीमारी में एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करता है। और एक बीमारी क्या है, एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया मैं पहले डिस्कस किया, ये है दो तरफ है अगेन, एक ही है एक हेरिडिटरी एप्लास्टिक एनीमिया, नाम है फैंकोनी एनीमिया, एंड एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया, ये बीच में आता है। ये दोनों में भी एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करता है, बट डिफरेंट अप्रोच जरूरी है। उनके बाद प्योर रेड सेल एप्लेशिया बच्चों में आता है, हेरिडिटरी बीमारी, ये नाम है डायमंड ब्लैक फॉन्ट सिंड्रोम। ये बीमारी में भी एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना है। सो एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ये डिफरेंट बीमारी में करता है। अगेन एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन 3 टाइप में करता है। एक ही है फुल मैच फैमिली डोनर से करता है, सेकेंड है हाफ मैच फैमिली डोनर से करता है, वो नाम बोलता है हैप्लो आइडेंटिकल स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, एंड थर्ड तरफ है, तीनों तरफ है क्या है, अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांटेशन। ये बोलता है अनरिलेटेड मैच्ड डोनर ट्रांसप्लांटेशन बोलता है। मतलब फर्स्ट दोनों तरफ फैमिली, फुल मैच फैमिली डोनर, हाफ मैच फैमिली डोनर, वो डोनर फैमिली में रहता है। अनरिलेटेड डोनर मतलब वो डोनर कौन है हमको मालूम नहीं रहता है, न मालूम, वी डोंट नो हु इज़ द डोनर, बट वी गेट द स्टेम सेल्स फ्रॉम रजिस्ट्रीज, लाइसेंस्ड रजिस्ट्रीज से स्टेम सेल्स बाहर से आता है और एक आदमी से आता है, वो आदमी हमको मालूम नहीं है, वो नाम बोलता है अनरिलेटेड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करता है। सो अनरिलेटेड ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, व्हेनेवर ऐसा बीमारी में, ब्लड कैंसर्स में, एक्यूट ल्यूकीमियास में, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, फैंकोनी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया में फैमिली में मैच नहीं रहने तो, बाहर लोगों में मैचिंग होने तो वो फुल मैच रहने तो ट्रांसप्लांटेशन करता है। When comes to haploidentical stem cell transplantation, whenever we do haploid HLA matching test, HLA matching test में we routinely see the 12 antigens. 12 antigens में 6 antigens मैचिंग होने तो वो 6 और 6 का ऊपर मैचिंग होने तो ये है बोलता है हैप्लोआइडेंटिकल स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। 12 आने तो वो नाम बोलता है फुल मैच डोनर ट्रांसप्लांटेशन। सो फुल मैच, हाफ मैच एंड अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांटेशन में क्या करता है, पहले पेशेंट को कंडीशनिंग कीमोथेरेपी देता है, एडमिट करने के बाद कंडीशनिंग कीमोथेरेपी देता है। ये डिफरेंट बीमारी में डिफरेंट शेड्यूल में रहता है। रफली 1 हफ्ते से 10 दिन तक कंडीशनिंग कीमोथेरेपी देना जरूरी होता है डिफरेंट बीमारी। तो ऐसा कंडीशनिंग कीमोथेरेपी में क्या क्या दवा आता है, थोड़ा लोगों में कीमोथेरेपी ड्रग्स देता है, थोड़ा लोग में कीमोथेरेपी प्लस ATG तरफ ड्रग्स देना, थोड़ा लोगों में ये दोनों के साथ थोड़ा लो डोज रेडियोथेरेपी पूरा बॉडी को देता है, वो नाम बोलता है टोटल बॉडी इरेडिएशन और टोटल मैरो लिम्फोइड इरेडिएशन बोलता है। ये है नया तरफ रेडिएशन आया। सो ऐसा थोड़ा लोग में ओनली कीमोथेरेपी, थोड़ा लोग में कीमोथेरेपी प्लस ATG, थोड़ा लोग में कीमोथेरेपी ATG एंड टोटल बॉडी रेडिएशन तरफ रेडिएशन के साथ कंडीशनिंग कीमोथेरेपी मिक्सचर
हम तैयारी करता है। सो कंडीशनिंग कीमोथेरेपी देने के बाद उनका पूरा डिसीज्ड बोन मैरो एम्प्टी होता है। डिसीज्ड बोन मैरो मतलब ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, फैंकोनी, ऐसे लोगों में क्या होता है, उनका बोन मैरो में बैड स्टेम सेल्स मतलब खराबी स्टेम सेल्स रहता है, वो पूरा निकालता है कंडीशनिंग कीमोथेरेपी के साथ। सो अभी नॉर्मल सेल्स और एक लोग में ब्रदर सिस्टर माता पिता और अनरिलेटेड डोनर में बाहर से स्टेम सेल्स वो पैकेट आता है ना, वो पैकेट पेशेंट को ट्रांसफ़र करता है, नॉर्मल वेन्स से देता है। ऐसा देने तो वो स्टेम सेल्स उनका बोन मैरो में जाता है, उधर दे सिट इन द बोन मैरो एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द नॉर्मल सेल्स। इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 वीक्स। सो हैप्लो आइडेंटिकल स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में थोड़ा लेट होता है। सो ऐसा स्टेम सेल्स देने के बाद क्या होता है, एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में, ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में ओनली प्रॉब्लम इज इन्फेक्शंस एंड टीआर मतलब कीमोथेरेपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आता है। बट एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में इन्फेक्शंस कीमोथेरेपी रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ और एक प्रॉब्लम है, वो नाम बोलता है GVHD, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। बाहर का स्टेम सेल्स देता है ना, बाहर का स्टेम सेल्स पेशेंट का बॉडी में तैयारी होने के बाद, नॉर्मल रेड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स तैयारी होने के बाद, वो वाइट ब्लड सेल्स क्या सोचता है, ये मेरा बॉडी नहीं है, ये और एक बॉडी है। सो ये बाहर का स्टेम सेल्स उनका पेशेंट का बॉडी में अटैक करता है, मतलब अटैक करने का सोचता है, उनका स्किन में खराब करता है, GI ट्रैक्ट में लूज मोशन ऐसा होता है, स्किन रैश आता है। सो ऐसा आने तो वो नाम बोलता है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज। ये थोड़ा लोगों में आता है, ये पूरा 100% लोग में नहीं आता है, बट अराउंड 30 to 50% लोगों में GVHD आने का चांसेस है। वैसा GVHD आने तो उनका सेपरेट ट्रीटमेंट देता है। ये GVHD भी 2 तरफ रहता है, एक्यूट GVHD एंड क्रॉनिक GVHD तरफ रहता है। सो ये कौन सा प्रॉब्लम आया वो पकड़ने तो उनका ट्रीटमेंट करने तो अच्छा होता है। उनके साथ थोड़ा स्पेशल वायरल इन्फेक्शन भी एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में आने का चांसेस है। वो है CMV, साइटोमेगालोवायरस, समटाइम्स BK वायरस। ऐसा डिफरेंट बीमारी ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट में रूटीनली वो नहीं देखते, बट एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में ऐसा इन्फेक्शंस आने का चांसेस है। सो अभी ये पूरा सुनने के बाद हमको क्या समझ होता है, डिफरेंट ट्रांसप्लांटेशंस में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आने का चांसेस है। सो वो प्रॉब्लम क्या है, वो उनका आने का समय में पहले पकड़ना, उनका ट्रीटमेंट करने तो सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। सो हम थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया में सक्सेस रेट ज़्यादा होने के लिए नया वाला we use routine, I mean we are out of the routine nowadays we are using advanced treatments, advanced methods to improve the success rates in this type of stem cells. So now in Vizag, Visakhapatnam, we are doing all sorts of treatments. We are doing treatments for cancers, blood cancers and lymphoma, myeloma, leukemias में acute leukemias करता है, एंड बिनाइन बीमारी में एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, ITP लोगों, लो प्लेटलेट काउंट, लो हीमोग्लोबिन, सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, फैंकोनी एनीमिया, ये बीमारी के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स वाइजाग में अभी मिलता है। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी 2018 से शुरू किया, ऑलमोस्ट 7-8 years ऑफ एक्सपीरियंस वाइजाग में अभी मिलता है। डिफरेंट ट्रांसप्लांटेशंस भी इधर करता है अभी, ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, ऑल टाइप्स ऑफ एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। nowadays haplo identical stem cell transplantation is increasing. I mean whenever initial days में फुल मैच डोनर मिलने का चांसेस अराउंड 20 to 30% रहता है। सो 100 लोग में 20 लोगों में हमको फुल मैच मिलता है। सो रिमेनिंग 70-80 लोगों में क्या होता है, प्रीवियसली वी यूज्ड टू लीव दोज पेशेंट्स, वी यूज्ड टू टेल दैट there is no match in family, but nowadays with increased infrastructure and new modalities, we are doing half match transplantation. We can do half match transplantation in almost all patients if their body is cooperated. So nowadays Vizag में haplo identical stem cell transplantation increase हुआ, मैच्ड अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांटेशंस भी इधर करता है। फर्स्ट ट्रांसप्लांटेशन मैच्ड अनरिलेटेड डोनर ऑलमोस्ट 2019 में
इधर हम किया। सो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसप्लांटेशन से रहता है। ट्रांसप्लांटेशंस के बाद अभी कॉट सेल थेरेपी, काइमेरिक एंटीजन टी सेल रिसेप्टर ट्रीटमेंट है, वो भी अभी मिलता है, बट वो थोड़ा कॉस्टली ट्रीटमेंट है। वो बहुत रिलैप्स्ड लोगों में सक्सेस रेट इनिशियल ट्रांसप्लांटेशन से, कीमोथेरेपी से नहीं होने का लोगों में वो कॉट सेल थेरेपी करता है। सो हम आंध्रा हिमेटोलॉजी MVP कॉलोनी विशाखापट्टनम में बैठता है। हमारा सेंटर का नाम आंध्रा हिमेटोलॉजी। ये हिमेटोलॉजी में बिनाइन एंड मैलिग्नेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, कॉट सेल थेरेपी ऐसा करने का लोगों है इधर। एक्सपीरियंस भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है।